नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। राहुल गांधी किसी जनसभा में थे और आजकल किस-किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि पूरी तरीके से बौखला गए हैं। पत्रकारों को मोदी का चमचा, महिला पत्रकारों को प्रधानमंत्री की चमची कह कर के संबोधित करना, इससे ये पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति किस हद तक फ्रस्ट्रेटेड है। वरना जब आप खास तौर से विपक्ष में होते हैं, तब आपकी असली परीक्षा भी होती है, आपके मानसिक संतुलन की भी और व्यवहार के स्तर पर भी। और उस समय आपको मीडिया की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज का दौर ऐसा है कि केवल सोशल मीडिया पर आप अपने आईटी सेल के या इकोसिस्टम के बल पर किसी तरह की वैचारिक या दूसरी लड़ाई जीत सकते हैं, ये सोचना ही कोरी मूर्खता है। आपका व्यवहार कैसा है, आपका आचरण कैसा है, आप किसी के बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसका भी असर पड़ता है। और लोग जो परसेप्शन बनाते हैं लीडरशिप के बारे में, वो चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो, उसमें इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए भी हो रहा है कि 6 चरण का मतदान तो ऑलरेडी हो चुका है। 7वें चरण का मतदान अब से 3 दिन बाद है। कल चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा 7वें चरण के तमाम 57 सीटों पर, और 1 जून को मत पड़ेंगे अंतिम दौर के, और 1 जून को ही एग्जिट पोल भी आ जाएंगे। और उसमें आमतौर पर ये पता चल जाता है कि देश का मूड कैसा है, रुझान कैसा है, मतदाता किसे चुन रहे हैं अगले 5 साल के लिए, किस में विश्वास कर रहे हैं और किस में अविश्वास जाहिर कर रहे हैं। 5वें चरण के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने ये ऐलान कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल ऑलरेडी 300-310 सीटें जीत चुके हैं। ये 5वें दौर के बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया था। इसके बाद तो छठा दौर भी हो चुका है और अब 2 दिन बाद 7वां और अंतिम दौर मतदान का होने वाला है। तो ऐसे में जबकि चाहे इनके आजकल सलाहकार बने हुए और इनकी परिक्रमा करने वाले योगेंद्र यादव हों, चाहे प्रशांत किशोर हों, या आपके जो राजदीप सरदेसाई हों, ये सब इनके आप हाल के बयान उठा करके देखिए, या प्रदीप गुप्ता हों, इन सब के बयान ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। इनमें से अधिकांश ने कहा है, एक को छोड़ करके, दो को छोड़ करके, यानी प्रदीप गुप्ता और प्रशांत किशोर ने तो कहा है कि इन्हें कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी 300 क्रॉस कर रही है इस बार भी। राजदीप सरदेसाई ने कहा कि मैं संख्या तो नहीं बताऊंगा, पर 372 का जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए 543 के सदन में, भारतीय जनता पार्टी उसे क्रॉस कर रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है। अच्छा, योगेंद्र यादव माहिर हैं चीज़ों को घुमाने फिराने में और अपनी क्रेडिबिलिटी बचाए रखने में भी। हालांकि अब उनकी क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई है। वो खुद कह चुके, मैं तो राजनीतिक आदमी हूँ, अब कोई अ, आंकड़े और ओपिनियन पोल और तमाम दूसरी चीज़ों से दूर हूँ। फिर भी वो बाज नहीं आते हैं और हर बार
वो ऐसे आंकड़े लेकर के आते हैं। शुरू में तो भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकारते हैं और हराते हैं, और जैसे-जैसे चरण आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे उनको एहसास होता है कि अब तो थोड़ा-सा हकीकत के करीब पहुँचा जाए। तो उन्होंने कहा कि साहब, भारतीय जनता पार्टी 240 से 260 सीटें जीत सकती है और एनडीए को 35 से 45 सीटें मिल सकती है। यानी पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। बहुत प्रशस्ति करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस की, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस 85 से 100 सीटों तक पहुंचेगी और इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस 120 से 135 तक पहुंचेगा। लेकिन पीके यानी प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है क्योंकि पीएम मोदी के खिलाफ कहीं गुस्सा नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को नुकसान होता नहीं दिखाई दे रहा है। ये उनका साफ तौर पर कहना है। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक बटन जरूर दबाएं, वीडियो को अपने मित्रों को फॉरवर्ड जरूर करें, और जो मित्र कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं चैनल को, उनके लिए स्क्रीन पर ये क्यूआर कोड है, तो वो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाव तौर से कर से अभी एक दिन पहले मेरी बातचीत हो रही थी और उन्होंने 2014 का 2019 का संदर्भ देते हुए ये बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में पूरा वातावरण है। सबसे पहले तो उन्होंने अमित शाह की ही चर्चा की। आइए सुन लेते हैं कि भाऊ ने कहा क्या था, इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इंटरव्यू दिया था, वहां बोल गए थे कि हमने तो मेजोरिटी पार कर ली है। तो ये बात साफ है और मैं मानता हूं कि ये लोग आंकड़ों पर बोल रहे हैं और आंकड़ों का मतलब अंदाज नहीं है। वो जानते हैं क्या हुआ है, अंदाजन क्या हुआ है, क्योंकि एक बात साफ है कि जब वोटिंग हो रहा है उसी वक्त एक सर्वे चल रहा है, जो सर्वे एग्जिट पोल के लिए हो रहा है। बहुत सारी एजेंसियां अपने तरीके से जो वोट देकर बाहर निकलता है, ऐसे मतदाता को पूछते कुछ सवाल और उस पर निष्कर्ष निकालते कि भाई इसने किसको वोट दिया है, तो उसके आधार पर वो आंकड़े बनाते हैं। तो बात साफ है, छठे चरण का अगर वोटिंग हो गया है, 480 490 सीटों का वोटिंग हो चुका है, तो उसका डेटा जो है वो इन सब एजेंसियों के पास रेडी है। अब वो पब्लिश नहीं कर सकते, ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल सकते, ना किसी को बेच सकते हैं, ना उस पर खुलासा कर सकते। ये कानूनन उनको निर्बंध है, प्रतिबंध है। लेकिन एक बात साफ है, जिस बात की जो चीज मार्केट में खुले आम खरीद नहीं सकते उसका ही ब्लैक मार्केट होता है, दुगनी चौगुनी कीमत मिल जाती है। तो एजेंसियां जिनके पास छठे चरण का एग्जिट पोल रेडी है, वो नहीं बेचेंगे ऐसा लगता है आपको? अरे पूना में एक एक्सीडेंट हो गया, 3 लाख या 4 लाख के लिए वहां का डॉक्टर अगर खून का जो नमूना है वो कचरे में फेंक देता है और बोगस नमूना पेश कर देता है, तो इतना बड़ा चुनाव हो रहा है तो उसमें 10 15 25 करोड़ के लिए एग्जिट पोल बेचा नहीं गया है, ये क्या आप विश्वास करते हैं? मुझे विश्वास है कि जो जो पार्टी को चाहिए उसको वो अवेलेबल है, दुगना चौगुना कीमत पर अवेलेबल है, और उसके आधार पर ये नेता बोल रहे 1 जून को जो कुछ होना है उससे पहले ही अपना अपना कुनबा संभालना जरूरी है। क्योंकि 1 तारीख को शाम को जब एग्जिट पोल सामने आ जाएगी, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में फर्क होता है। ओपिनियन पोल हमेशा पक्के गलत हो सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल में 1 2 पोल तो कम से कम बिल्कुल डॉट टू डॉट होते हैं और उसमें पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाता है, जो मतगणना के दिन पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। लेकिन एग्जिट पोल ने जनता का झुकाव किस तरफ है इसका पहला सिग्नल एग्जिट पोल में मिल जाता है। यानी 1 जून को तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है, और ये भी पता लग जाएगा
कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार दोहराया है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को मिलाकर के ये 400 पार जा सकती है। तो ये भी पता लग जाएगा 1 जून को कि 360 के 370 के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है और क्या एनडीए वाकई 400 पार करने जा रहा है। भाव तोरसेकर ने अपनी इस बातचीत में वो योगेंद्र यादव वाला प्रकरण भी कोट किया है। ना केवल योगेंद्र यादव वाला बल्कि प्रशांत किशोर का भी उन्होंने चर्चा किया है। 24 चैनल पर योगेंद्र यादव और यशवंत देशमुख इकट्ठा थे और उस दरमियान अपने क्या बोलते हैं, योगेंद्र यादव ने अपना आंकड़ा दिया है 240 से लेकर 260 तक बीजेपी आएगी। ये क्या बोल रहे हैं? 240 से लेकर 260 तक बीजेपी आएगी, यानी 72 के लिए सिर्फ 12 सीटें कम हो सकती है। ये अनुमान किसका है? ये अनुमान योगेंद्र यादव का है। अब ये हमेशा और डिक्लेयर्ड ओपनली एंटी बीजेपी है, मोदी को दुश्मन मानते हैं। तो ये जब 260 बोलते हैं तो उसमें कम से कम 25-40 30-35 या 30-40-50 तक सीटें बढ़ानी है। अब उसमें मैक्सिमम अगर वो 260 बोल रहे हैं, उसमें 40 मिला दो तो 300 हो गए। समझे आप? बिल्कुल। अगर वो कम से कम 240 बोल रहे, उसमें 30 मिला दो तो 270 हो गए, आ गई मेजोरिटी। तो ये खिलाफ यानी पब्लिकली डिक्लेयर्ड है कि ये मोदी को हारता हुआ देखना चाहते, उसके बाद पटाखे उड़ाना चाहते, लड्डू बांटना चाहते। वो अगर 250 के आगे बीजेपी को लेके जा रहे हैं तो एग्जिट पोल क्या होने वाला है ये आप समझ सकते हो। प्रशांत किशोर ने बोल दिया कि बहुत बड़ा उलटफेर होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर होगा, मतलब साफ है बीजेपी को जहां उसका प्रभाव क्षेत्र है कोई नुकसान होते हुए नहीं दिखाई। तीसरे जिनके जो सिर्फ एग्जिट पोल करते हैं और बहुत सारे एग्जिट पोल सही निकले हैं, ऐसे एक्सिस वाई इंडिया के प्रदीप गुप्ता भी बोलते मुझे कोई बड़ा उलटफेर होता नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब बीजेपी 300 पार तो हो रही है। और अगर ये जो खिलाफ जाने वाले लोग हैं, खूब राजदीप सरदेसाई ने बोल लिया कि डन डील है, बीजेपी आ रही है, हैट्रिक हो रही है, तो और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? हाँ, बस उस पर मुहर लगना जरूरी है काउंटिंग का। तो 3-4 महीनों से जो 200, 180, 220 पर लटके हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता करके 300 तक आ रहे। भाव ने एक और जिक्र किया और उनका कहना था कि 2014 में चाणक्य एक एजेंसी थी, केवल उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिखाया था, बाकी मीडिया के किसी भी हिस्से ने नहीं दिखाया था और किसी भी सर्वे एजेंसी ने ये नहीं कहा था। और प्रणय रॉय, जिनको वो कहते हैं कि वो माहिर रहे हैं शुरू से, जब दूरदर्शन के एरा से, काल से, वो भी एनडीए को तो बहुमत दिखा रहे थे 275, लेकिन बीजेपी को नहीं दिखा रहे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी 2014 में 282 का आंकड़ा छुआ था, जो बहुमत के 10 ज्यादा एग्जिट पोल हुए थे। और शायद मेरा ख्याल है आज का चाणक्य करके कोई एजेंसी थी, उसने बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी दी थी और एनडीए को 300 के पार बताया था। एक एजेंसी थी, बाकी किसी ने भी नहीं, मेजोरिटी तक नहीं दी थी एनडीए को। लेकिन उस वक्त भी पोल ऑफ द पोल करने वाले और अपना खुद का एग्जिट पोल करने वाले सबसे माहिर जिनको माना जाता है प्रणय रॉय, उन्होंने एग्जिट पोल में एनडीए को 275 पर लाकर खड़ा कर दिया था। यानी एनडीए को मेजोरिटी मिल सकती है, बीजेपी को नहीं।
लेकिन बीजेपी वो भी पार कर गई थी। तो बिल्कुल। प्रणय रॉय ने अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए 275 का आंकड़ा दिखा कर रखा था। और एक बात बोल दो, ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट होते। यस। 2019 के चुनाव में नीरजा चौधरी एक चैनल पर बोल गई थी कि बाकी कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मोदी के लिए कुछ अंडर करंट मालूम होता है। तो अंडर करंट है, लेकिन शॉक 10 दिन के बाद लगने वाला है। ये अजब तर्क है। अगर अंडर करंट है तो आपको पता चलना चाहिए। बोरवेल जहां निकालते हैं उसके पहले हमारे पुराने तरीके के कुछ लोग नारियल या कुछ छड़ी लेकर घूमते, बोलते ये स्पॉट पर पानी निकलेगा, उसको अंडर करंट बोलते। तो यही बात आज हो रही है। देखिए, भाव ने बहुत पते की बात कही है और हम तो पिछले कुछ प्रोग्राम्स में लगातार ये बात दोहराते आ रहे हैं और डे वन से हमने यही कहा है कि कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रमाण जो है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और नरेंद्र मोदी की वापसी का ये है कि ये सब एक दूसरे को गालियां देने वाले अलग अलग राज्यों के पॉलिटिकल पार्टियों के नेता अगर एकजुट हो गए हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ और बाद में वो एकजुटता बिखरती हुई भी दिखाई दी। ममता बनर्जी ने कह दिया कि नहीं, मैं तो कांग्रेस और वामपंथियों के साथ नहीं लड़ूंगी। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि नहीं, पंजाब में तो हम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम दिल्ली में मिला सकते हैं। दिल्ली में क्यों? क्योंकि दिल्ली में तो 2014 में भी और 2019 में भी सातों की सातों सीटें न केवल भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, बल्कि 50% से अधिक वोट शेयर के साथ जीती थी। इसलिए यहाँ एक 3 पर लड़ने को तैयार हो गया, एक 4 पर लड़ने को तैयार हो गया कि शायद दोनों साथ मिलेंगे तो कोई केमिस्ट्री बन जाए और किसी सीट पर शायद हमारा तुक्का लग जाए जीत का, लेकिन वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि शुरू से तब तक तो मतदान की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, नरेंद्र मोदी बेहद रिलैक्स हैं और शुरू के 2 चरण तक तो बहुत ही रिलैक्स थे, बल्कि ट्रोल कर रहे थे विपक्ष को। तीसरे चरण से आकर के उन्होंने कुछ मुद्दों पर बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करनी शुरू की। जब राहुल गांधी ने वो आर्थिक सर्वे की बात की, जातीय सर्वे की बात की, प्रॉपर्टी के पुनर्वितरण की बात शुरू कर दी और इनके सलाहकार और गुरु जो अमेरिका में बैठते हैं, सैम पेट्रोडा, उन्होंने भी कुछ बहुत आपत्तिजनक बातें कर दी। और उसके बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव, तेजस्वी, राहुल गांधी एक गलत भाषावली के प्रयोग पर उतर आए और जिस तरीके से उन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स शुरू कर दी, उसके बाद से फिर नरेंद्र मोदी की आक्रामकता देखने को मिली और उन्होंने इनको एक्सपोज करना शुरू किया। एक तरफ हम राहुल गांधी को देख रहे हैं जो लगभग बौखला गए हैं और वो कहते हैं ना कि होशो हवास खो देना, संतुलन खो देना और एक तरीके से गाली गलौज की भाषा पर उतर आए। मीडिया के लोगों को भी चमचा अगर चमची आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका संतुलन डिग गया है, टूट गया है। और ये किस लिए हुआ है? क्योंकि जिन नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगते रहे कि साहब वो मीडिया से बात नहीं करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मनमोहन सिंह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये करते थे, वो करते थे। उन नरेंद्र मोदी ने अभी 3 दिन 4 दिन पहले का आंकड़ा है, अब तक 71 इंटरव्यू दिए हैं, 71 इंटरव्यूज। और अलग अलग भाषा के चैनलों को, अखबारों को, यहाँ तक के यूट्यूबर्स को भी उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। और राहुल गांधी ने कितने दिए हैं? 0, एक भी नहीं दिया। इनकी बहन ने भी सिर्फ राजदीप सरदेसाई से बात की है और किसी से बात नहीं की है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए इनकी परेशानी की, इनके
अलग-थलग पड़ने की, इनके हताश और निराश होने की। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं जो दहाड़ रहे हैं और जब सरकार बनेगी तीसरी बार की, उसके बाद क्या होगा ये भी बता रहे हैं। ये इंडी गठबंधन वाले गौर भ्रष्टाचारी भी है। ये वो लोग हैं जिनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। ये लोग रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, सब जगह इनका भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है। यहां दिल्ली में तो हम कट्टर भ्रष्टाचारियों का खेल देख रहे हैं। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अदालतें भी इन कट्टर भ्रष्टाचारियों की लूट देखकर हैरान है। जो लोग राजनीति बदलने आए थे, आज वो लोग दिल्ली के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात करके बैठे हैं। जो लोग अदालत के एक निर्णय को लेकर के नाच रहे थे, कल के अदालत के निर्णय को देखो, पता चल जाएगा इनका चरित्र क्या है। साथियों, ये इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्सरे करना चाहते हैं। इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं, मोदी पिछले 10 साल मैंने जो किया है उससे भी ज्यादा ताकत से, बिना डरे हुए, बिना थके हुए, बिना दबाव में आए 10 साल में जो किया है उससे ज्यादा। और मैं छिपाता नहीं हूं, इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे अब मोदी करेगा। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। और ये जो लुटेरे हैं ना, उनका जिंदगी जेल में जाना तय है दोस्तों। ये मोदी की गारंटी है। ये जो लुटेरे हैं, इनकी जिंदगी जेल में ही बीतना जाना तय है। ये मोदी की गारंटी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं या दूसरी बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, यानी सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ज्वाइन बटन भी है, और जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनके लिए क्यूआर कोड भी है, तो आप क्यूआर कोड पर जाकर के कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।